हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और अनुसूचियों को याद करने का हम आज आसान तरीका देखेंगे कि किस प्रकार हम अनुसूचियों को याद रख सकें और एग्जाम में हमारा सवाल गलत ना हो। हम यह देखते हैं कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान का भाग हो या अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची फर्स्ट हो, इनमें एक ही बात का उल्लेख किया गया है कि भारत और राज्य, संघ और राज्यों के बारे में इसमें कहा गया है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो कि समय के अनुसार इनको बढ़ाकर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ की गई। हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया, किंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस प्रकार वापस राज्यों की संख्या 28 हो गई और जो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे उनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई। तो वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संविधान की पहली अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भारत में कुछ पदाधिकारियों है जिनका वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत इसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, सीएजी है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में इसमें दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। हमें यह ध्यान रखना है कि प्रथम अनुसूची में भारत और राज्यों के बारे में बताया गया है कि भारत का भूगोल है उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हमारा प्रथम अनुसूची में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वेतन, भत्ते और पेंशन भारत के उच्चाधिकारी जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सीएजी आदि के बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि इनके वेतन भत्ते किस प्रकार होंगे और कितने होंगे, ये दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो भारत में संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी है जिनकी शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में उल्लेख किया गया है कि ये शपथ किस प्रकार लेंगे और यह पद एवं गोपनीयता की शपथ का इसमें प्रारूप दिया गया है। यहाँ संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इसका संविधान में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति की शपथ का। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया है। तीसरी अनुसूची के बारे में हमें शपथ के बारे में ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो भारत के संघ और राज्य क्षेत्र जो कि 28 राज्य है और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो 9 संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे राज्य है जिसमें विधानसभा है और विधानसभा का और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं से सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किस प्रकार होगा उसका विवरण अनुसूची 4 में किया गया है। अब 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी इनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इनका प्रशासन किया जाएगा, जो कि राज्यपाल के नियंत्रण में, दिशा निर्देशों में इनका प्रशासन किया जाता है।
तो हम पांचवी अनुसूची में 5 इस प्रकार लिखते हैं एस के अकॉर्डिंग। तो एस के अकॉर्डिंग हमें याद रखना एस से एससी और एस से ही एसटी। तो पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, यह दोनों अनुसूचियां कुछ सिमिलरिटी रखती है। अब यहाँ छठी अनुसूची में एसटी अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जो कि भारत के 4 राज्य हैं, इनमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इन 4 राज्यों को याद करने का एक तरीका है, हम एएम और पीएम तो याद कर रखते ही हैं, यहाँ पे एएम और टीएम हमें याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जनजाति क्षेत्र है। इनके बारे में, इनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है। तो ए से तो हमें असम, एम से मेघालय और टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो हमें यहाँ एएम और टीएम याद रखना है। 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं हम। 7वीं अनुसूची में भारत को केंद्र और राज्य 2 भागों में डिवाइड किया गया है और केंद्र और राज्य में शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम यहाँ मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे और राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। और 4th एक की सूची है अवशिष्ट शक्ति। हम इसको अवशिष्ट शक्ति के रूप में देखेंगे। जिन विषयों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उनको अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, जो कि संसद, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के अंतर्गत इनको रखा गया है। एग्जाम में सवाल आए अवशिष्ट शक्ति पर कौन कानून बना सकता है, तो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट संसद। यदि संसद ऑप्शन में नहीं है तो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ऑप्शन में नहीं है तो राष्ट्रपति। अब यहाँ देखते हैं अवशिष्ट शक्ति में कौन से विषय होंगे। क्योंकि संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम इंटरनेट जो सब्जेक्ट है, उस टाइम इंटरनेट के बारे में कुछ कहा नहीं गया था, इंटरनेट के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो यह विषय वर्तमान में आया, तो इस इंटरनेट विषय को हमने अवशिष्ट शक्ति के रूप में इसको रखा गया। हम यहाँ संघ सूची के बारे में देखते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। संसद इसमें कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, दोनों का अधिकार है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और फिर 4। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रिकॉर्ड की गई है। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया। यह 15वीं भाषा के रूप में इसको उल्लेख किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। तो हम इसको याद करेंगे कॉमन के रूप में। यह एक ट्रिक है कॉमन। तो को से तो हो गया कोंकणी, मैं से हो गया मणिपुरी और न से हो गया नेपाली। तो इस प्रकार कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कॉमन ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। 2004 में 92 संविधान संशोधन द्वारा संताली, डोगरी, मैथिली और बोडो 4 भाषाओं को, गलत लिखा गया, ये संविधान संशोधन है 92वां। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संताली, डोगरी, मैथिली और बोडो को संविधान में जोड़ा गया। अब इसको याद करने का तरीका है बोर्ड मास। बोर्ड मास मैथ में हम पढ़ते हैं, तो बोर्ड मास यहाँ हम देखते हैं हिंदी के रूप में, देवनागरी रूप में लिखा हुआ है। तो बो से तो हो गया बोडो, डे से हो गया डोगरी और मैं से हो गया मैथिली और से हो गया संथाली।
तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हमें 4 भाषाओं को याद रखना है। 2004 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषा अब तक जोड़ी जा चुकी है, 8वीं अनुसूची में शामिल की जा चुकी है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल की गई। इस सूची में भूमि सुधार, जमींदार प्रथा का उन्मूलन आदि विषयों को इसमें रखा गया और 1973 से पहले इस अनुसूची से संबंधित विषयों का न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, उन पर विचार विमर्श पुनर्व्यू नहीं कर सकता था। किंतु 1973 के बाद में अब 9वीं अनुसूची से संबंधित विषयों पर भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची में हमें भूमि सुधार से संबंधित कानून है, यह हमें यहाँ ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है कि चुनाव के बाद जो निर्वाचित प्रतिनिधि विधानमंडल या संसद में पहुंचकर जाते हैं तो वे जिस दल से जीत कर आते हैं और वह कुछ प्रलोभन के चक्कर में अपने दल छोड़कर अन्य दल ग्रहण कर लेते हैं, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में यह अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए संविधान में उल्लेख किया गया और इससे संबंधित कानून बनाया गया ताकि सरकार को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। गांधी जी का जो सपना था निम्न स्तर पर लोकतंत्र, उससे संबंधित 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसको जोड़ा गया, संविधान में इसको शामिल किया गया और पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया 11वीं अनुसूची के माध्यम से। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही नगर पालिकाओं के या नगरीय स्वशासन के लिए इस अनुसूची को संविधान में उल्लेख किया गया, इसको शामिल किया गया और नगरीय शासन से संबंधित 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया। संविधान की ये अनुसूचियाँ 1 से 12 तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का। 5वीं अनुसूची एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसे 3 सूचियों में शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया गया है, इससे संबंधित प्रावधान है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसमें शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसमें पंचायतों को लेकर प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित है, इसमें स्थानीय शहरी निकायों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार, जो कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।